एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हम जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे। बताएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कौन बताएगा? ऑफिशियल ड्यूटीज़ बेसिकली आपकी क्या होती है, ठीक है ना। इंटरव्यू के अंदर 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है तकरीबन, ठीक है ना। ज़्यादातर पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, हम आज 3 जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे। एक स्टेनोग्राफ़र की, असिस्टेंट की और जूनियर क्लर्क की, क्योंकि ज़्यादातर आम रूटीन में ये पोस्टें होती हैं, ठीक है ना। उसी के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टेनोग्राफ़र की, ठीक है, नोट करते हैं साथ साथ ताकि आपको याद रहे। स्टेनोग्राफ़र की जो पहली जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं इंग्लिश में भी जैसे लिखी हुई है, मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन बुक का नाम है, ठीक है, उसके अंदर लिखी हुई, वहाँ से मैंने निकाली है। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। जो पहली है इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन वो है जी, टेक डाउन डिक्टेशन फ्रॉम ऑफिसर एंड टाइप देम नीटली एंड एक्यूरेटली। जो डिक्टेशन आपको ऑफिसर देगा वो आपने डिक्टेशन लेने के बाद उसको नीटली और एक्यूरेटली टाइप कर देना। पहला काम ये है स्टेनोग्राफ़र का, ठीक हो गया। दूसरा, रूटीन टाइपिंग वर्क, एम्प्लॉयर्स ईटीसी। रूटीन का जो टाइपिंग वर्क होता है, ठीक है ना, फ्लैग्स वगैरह बनाना, एम्प्लॉयर्स वगैरह टाइप करना, ठीक है ना, यानी डिक्टेशन से हट के भी जो रूटीन का टाइपिंग वर्क होता है वो भी स्टेनोग्राफर ने करना होता है। नोट डाउन शेड्यूल्ड मीटिंग्स। अगर किसी सेक्रेटरी के साथ आपकी ड्यूटी है, किसी मिनिस्टर के साथ ड्यूटी है, वहाँ पे ज़्यादातर मीटिंग्स ही होती हैं, ठीक है ना। फाइल वर्क कम होता है, सेक्शनों में फाइल वर्क ज़्यादा होता है, मीटिंग्स बहुत कम होती हैं, रेयर। तो वहाँ पे आपने जो पीए होता है, स्टेनो होता है, उसने ध्यान रखना होता है कि कौन सी मीटिंग शेड्यूल्ड है आज अगर आप ऑफिस गए, आपने जाते साथ ही, बल्कि एक दिन पहले ही आपने नोट डाउन किया था कि कल आने से पहले मैं सारा कुछ तैयार हो, मेरा पता हो कि कल कितने बजे कौन कौन सी मीटिंग है। आप अपने ऑफिसर को बताते हैं कि सर कल 10 बजे ये मीटिंग है, 11 बजे या 12 बजे ये मीटिंग है। वो काम स्टेनो का होता है, ठीक है। जो सा मीटिंग शेड्यूल्ड होंगे सारे उसने नोट करने होते हैं। टाइम लिमिट एंड इम्पोर्टेंट केसेस, इसका भी इसने ध्यान रखना था। टाइम लिमिट केसेस होती है जिसमें टाइम के हिसाब से बाउंड किया गया हो कि इतने दिन में ये केस आपने निकालना है, ठीक है। वो अगर फॉर एग्जांपल 3 दिन का टाइम है या 5 दिन का टाइम है, आप ऑफिसर की टेबल पे फाइल पड़ी हुई है, उसको नहीं याद है, या आपकी टेबल पे पड़ी है, आप उसको बता दें कि सर ये केस टाइम लिमिट है, ये 3 दिन इसमें है, तो 3 दिन से पहले हमने इसका रिप्लाई देना, ठीक हो गया। ये स्टेनो का काम होता है। कोर्ट केसेस, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने ऑफिसर को बताना कि सर ये कोर्ट केस है, पेंडिंग हो रहा है, इसका जो भी करना है बताएं, डिक्टेशन दे दें मुझे या जो भी लिख के लेके आना, ठीक है। अटेंड कॉल एंड मेंटेन टेलीफोन रजिस्टर, जो कॉल का सारा काम होता है वो भी पीए का, स्टेनोग्राफर का होता है, ठीक है। सारे टेलीफोन कॉल्स अटेंड करनी है। ऑफिसर नहीं है तो उसका भी फ़ोन बज रहा है तो वो भी आपने सुन के नोट कर लेना। अच्छा, जो पीए होता है, स्टेनो होता है, उसने अपना एक टेलीफोन रजिस्टर बनाया होता है जिसमें वो सारी कॉल्स वगैरह के बारे में नोट करता रहता है। हर ऑफिसर आता है ना, उसकी अपनी रूटीन होती है। कोई अपने पर्सनल फ़ोन करवाता रहता है, ऐसे ही फलाने से मेरी बात कर, रिश्तेदार का नंबर दे दिया, उससे बात करवा दो। अब कई ऑफिसर ऐसे होते हैं जिसने सुबह 10 बजे आपसे एक कॉल पर बात करवाई है, वो कहता है फलाने ना गल करा दे मेरी, 12 बजे उसको फिर याद रखेगा यार वो जो मैंने सुबह उससे बात करवाई थी ना, तो मेरी उससे बात करवा दो। अब वो बार बार आपका नंबर नोट नहीं करवाएगा। कई बड़े वो क्या कहते हैं, खर दिमाग होते हैं, वो कहते हैं अभी मैंने सुबह तो आपका नंबर लिखवाया है, तो फिर अब आप नंबर मांगने लगे। यानी जो पहली दफ़ा वो आपको बोलेगा कि इससे मेरी बात करें, ये नंबर लिखना है, इसका नाम है। अब स्टेनो का क्या काम है, अपने रजिस्टर में लिख ले, ठीक है, कि ये फ़लाँ शख्स से मैंने सर की बात करवाई है। फिर रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास वो रजिस्टर रहता है। फिर जब भी वो आपको कहेगा वो मैंने फ़लाँ को आपको परसों कॉल के लिए कहा था, उससे मेरी दोबारा बात करवा दे, हम तुझे कहोगे दोबारा नंबर दे, तो आपके पास नोट होना चाहिए, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड जो है स्टेनो ने मेंटेन किया होता है, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी अपने आपके सेक्रेटरी के साथ है, उसके नीचे फिर सारे ऑफिसर, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सारे होते हैं, उनके सारे नंबर लिखे होते हैं सबके। यानी उसने अपना एक रजिस्टर मेंटेन किया होता है जिसमें ज़रूरत के मुताबिक नंबर उसने मेंशन किए होते हैं। ऑफिसर की डिमांड पे वो बात करवा देता है, ठीक है। आगे है जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा, जो ऑफिस के कंप्यूटर है आपका, प्रिंटर है आपका, दूसरी चीज़ें हैं, उसका भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्टेनोग्राफर होता है, ठीक है ना। उसने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई चीज़ ख़राब हो जाती है टाइमली उसको ठीक करवाना है। ऑफिसर के रूम की भी उसने ध्यान रखना होता है, कोई चीज़ कमी बेशी है तो उसको मंगवा के देनी है, ठीक है ना। आगे जी, परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ असिस्टेंट ड्यूरिंग हिज टेम्पोरेरी एब्सेंस। असिस्टेंट छुट्टी पे है तो उसका काम स्टेनो करेगा, ठीक हो गया। समझ आ गई है, ये थी स्टेनो की जॉब डिस्क्रिप्शन। आगे आ गई असिस्टेंट की। मेंटेन रेफरेंस बुक एंड कीप देम अप टू डेट। जो असिस्टेंट होता है ना वो रेफरेंस बुक तैयार करता है, यानी कि जो आम रूटीन में रूल्स वगैरह अमेंड हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्टेनो की पहले क्या थी, स्केल क्या था, 12वां था, फिर 14वां हुआ, 15वां हो गया। ये अमेंडमेंट्स हुई ना रूल के अंदर, क्वालिफिकेशन चेंज हो जाती है किसी चीज़ की। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी रूल चेंज हो सकता है। असिस्टेंट का काम होता है जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं वो अपनी एक फाइल बना के रखे जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन जमा करता रहे, ज़रूरत के वक्त उसने प्रोवाइड करना होता है, ठीक है ना। स्टेनो का काम नहीं होता, ये असिस्टेंट का काम होता है।
अच्छा, दूसरा उसकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग टू अ केस प्रेसिडेंट पॉलिसी रूल्स फ्लैगिंग दैम। जो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक केस पहले डील हो चुका है, ठीक है ना, उसी नेचर का एक केस दोबारा आता है तो वो पहले वाला केस प्रेसिडेंट बन गया, मिसाल बन गया, ठीक है। अगर नया केस आया, ऑफिसर उससे पूछेगा असिस्टेंट से, यार कोई पहले हमने ऐसा केस तो नहीं डील किया, वो कहेगा सर फलां शख्स का केस था वो हमने डील किया था, उसका प्रेसिडेंट यानी वो केस जो डील हुआ था उसकी कॉपी इसमें लगा दो। वो असिस्टेंट का काम होता है प्रेसिडेंट इकट्ठे करके रखना, ठीक हो गया, ज़रूरत के वक्त आके काम आए। प्रेसिडेंट हो गया। उसके अलावा पॉलिसी रूल्स, जो केस आप डील कर रहे हैं उसमें कौन सी पॉलिसी लगती है, रूल कौन सा लगता है। छुट्टी जैसे है, छुट्टी की मैंने आपको बताए थे रिवाइज्ड लीव रूल्स 1981। अब लीव का कोई केस आ गया तो वो लीव में से रूल लगना है, वो असिस्टेंट का काम है, जो रेलिवेंट रूल है वो निकाले, पॉलिसी कोई है तो वो निकाले और लगा के उसके केस के साथ लगाए, ठीक हो गया ना। यानी जब आप रेफरेंस दे रहे होते हैं केस में किसी चीज़ का, तो फिर आपने वो पॉलिसी की कॉपी भी तो साथ लगानी होती है ना। आप कह रहे हैं कि इस रूल के तहत इसका ये केस बनता है, इसका हक बनता है, इसको देना चाहिए, तो वो रूल साथ लगाना है आपने। ऑफिस में इस तरह होता है। हाँ जी, रूल्स वगैरह हर केस किसी ना किसी रूल के तहत डील होता है ना। अगर आपने किसी को छुट्टी देनी है, आप कहते हैं अर्न लीव देनी है या कोई और लीव देनी है, तो वो लीव का कोई ना कोई रूल तो होगा जिसमें वो लिखा होगा। जैसे मैटरनिटी लीव की हमने बात की है, अब मैटरनिटी लीव देनी है या पैटर्निटी लीव देनी है, किस रूल के तहत देनी है, रिवाइज लीव रूल के, उसकी कॉपी साथ लगा दें आप। अच्छा, आगे आ जाए। फ्लैगिंग भी वही करता है, फ्लैग पता है ना, छोटी छोटी चिट्ठें बना के लगाते हैं ऊपर, वो फ्लैगिंग भी असिस्टेंट करता है। acquaint himself with the rules and regulations pertaining to the subject dealt with in this section। जिस सेक्शन में असिस्टेंट काम कर रहा है, हर सेक्शन का अलग अलग काम होता है ना। जैसे अकाउंट सेक्शन में काम कर रहा है, वहाँ अकाउंट्स का काम होगा। रिक्रूटमेंट ब्रांच में तो वहाँ भर्तियाँ होंगी, ठीक है ना। किसी और ब्रांच में तो हर ब्रांच का अलग अलग काम होता है। जिस ब्रांच में असिस्टेंट काम कर रहा है, उस ब्रांच का जो काम है ना, वो जिन पॉलिसीज़ के तहत, जिस रूल्स के तहत डील होता है, उसको उन रूल्स और पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए। उसका काम है कि अपने आप को अवेयर रखे। रिक्रूटमेंट ब्रांच में तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लीव्स भी आनी है, यहाँ पे भर्तियाँ भी आनी है, तो सारे रूल्स उसको पता होने चाहिए। लीव के क्या रूल्स है, रिक्रूटमेंट के क्या रूल्स है, हर चीज़ उसको पता होनी चाहिए। अपने आप को बाखबर रखे, सिस्टम की जिम्मेदारी है। समझ आ गई? जो पॉइंट क्लियर ना हो बता देना, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे कहता है जी, ही विल रिकॉर्ड एडवाइस टेंडर्ड बाय द सर्विस लॉ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, वहाँ पे अगर कोई केस ऐसा आ जाए जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, जहाँ कोई अथॉरिटी फैसला नहीं कर पा रही, तो वो क्या करते हैं, एडवाइस मांग लेते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ से रिलेटेड कोई केस है, उसमें कोई रूल लगना है, ठीक है ना। अब ऑफिसर को नहीं समझ आ रही, अथॉरिटी को नहीं समझ आ रही, वो लॉ डिपार्टमेंट को रेफ़र कर देंगे, ठीक है ना। वो उससे पूछेंगे कि हमें एडवाइस दें, यानी हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह कोई फाइनेंशियल मैटर है, अपग्रेडेशन, स्टेनोग्राफर एक एप्लीकेशन दे देता है, वो कहता है जी मेरा 15वां स्केल है, तो आप मुझे 16वां स्केल दे दें और ग्रेजुएशन कर दें या जो भी है। आपने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी, ठीक हो गया। अब ऑफिसर ने उसको डील किया, उसको नहीं समझ आ रही, ये मैटर किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैटर है ना, पैसों से रिलेटेड। अपग्रेडेशन किसको जाएगा, लॉ डिपार्टमेंट को जाएगा, लॉ डिपार्टमेंट को, लॉ कह रहा हूँ सॉरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगा, ठीक हो गया ना। लॉ से रिलेटेड है कोई, तो वो लॉ डिपार्टमेंट को जाएगा। कोई फाइनेंशियल मैटर है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएगा। कोई रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड है तो वो रेगुलेशन विंग SNGAD को जाएगा। अब वो जो एडवाइसेस आती हैं उसको भी संभाल के रखना है असिस्टेंट ने, क्योंकि नेक्स्ट केस में भी तो कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी असिस्टेंट का काम है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे कहता है जी, इन द टेम्पोरेरी एब्सेंस ऑफ द सेक्शन ऑफिसर ही विल सबमिट एंड पर्सनली एक्सप्लेन अर्जेंट केसेस टू द डिप्टी सेक्रेटरी कंसर्न। अगर सेक्शन ऑफिसर छुट्टी पे है, कोई अर्जेंट केस है, कोई डील करना है उसने, या कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है डिप्टी सेक्रेटरी को, तो असिस्टेंट का काम है वो जाके उसको ब्रीफ करके आएगा डिप्टी सेक्रेटरी को, ठीक है ना। वैसे SO जाता है DS के पास, लेकिन अगर SO छुट्टी पे है तो उसका काम कौन देखेगा, असिस्टेंट देखेगा। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, असिस्ट करने वाला, हेल्प करने वाला, ठीक है। तो वो उसको असिस्ट करता है SO को, या जो भी उसका ऑफिसर होगा उसको असिस्ट करेगा। उसकी गैर मौजूदगी में कोई अर्जेंट केस है, कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सप्लेन करनी है उसने हायर अथॉरिटी को, तो असिस्टेंट जाके उसको ब्रीफ करेगा। नेक्स्ट, ही विल कंपेयर टाइपिंग वर्क विद द सेक्शन स्टेनोग्राफर/क्लर्क व्हेन नेसेसरी। जब टाइप करता है स्टेनोग्राफर या क्लर्क कोई चीज़ टाइप करता है, अगर ज़रूरत पड़ती है कहीं टैली करने की, तो वो आपस में बैठ के उसको टैली कर लेते हैं। असिस्टेंट उसके साथ टैली कर लेगा कि ताकि कोई मिस्टेक हो तो निकल आए, ठीक हो गया। आगे है जी, ही विल, असिस्टेंट की काफ़ी लंबी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन है, स्टेनो की तो 4-5 थी। अच्छा, ही विल जनरली इंस्ट्रक्ट एंड गाइड द सेक्शन क्लर्क एंड सुपरवाइज हिज वर्क। इसके 2 पार्ट है, पहला बता दूँ आपको। क्लर्क का जो काम है, क्लर्क को हिदायत करना और उसके काम की सुपरविजन करना, ये असिस्टेंट का काम है, ठीक है। ध्यान रखे क्लर्क सही काम कर रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा असिस्टेंट। इन द टेम्पोरेरी एब्सेंस ऑफ द सेक्शन ऑफिसर ही विल अटेंड टू एनी अर्जेंट रेफरेंसेस और केसेस दैट मे रिक्वायर इमीडिएट, ये भी हमने पहले जिक्र कर लिया, ठीक है ना।
अगर एसओ छुट्टी पे है तो वो उसके जो अर्जेंट केस है सारे वो देखेगा। इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लर्क स्लैश रिकॉर्ड कीपर ही विल परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द क्लर्क स्लैश रिकॉर्ड कीपर। अगर रिकॉर्ड कीपर क्लर्क छुट्टी पे है तो उसका काम कौन देखेगा? असिस्टेंट देखेगा। ठीक हो गया। असिस्टेंट छुट्टी पे था, उसका काम कौन देखेगा? स्टेनो। क्लर्क छुट्टी पे है तो उसका काम कौन देखेगा? असिस्टेंट। स्टेनो का कोई वे नहीं ना सकता काम, शॉर्ट हैंड कौन लिखे बेचारा। अच्छा आगे आ गया, ही विल प्रिपेयर ड्राफ्ट्स फॉर अप्रूवल। ये ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल मैंने आपको बताया था, याद है? DFA। आफ्टर फाइनल ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड, जब अथॉरिटी किसी केस पे फाइनल ऑर्डर आपको पास कर देती है, फाइनल डायरेक्शन दे देती है, तो जो DFA तैयार होना है वो असिस्टेंट का काम है तैयार करके ले। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, छुट्टी का केस आया, आपने नोटिंग करके भेज दी, ऑफिसर ने, अथॉरिटी ने उसको एक्स पर्सनल लीव थी 2 साल की, अप्रूव कर दिया, फाइनल ऑर्डर हो गया, उसने कहा ठीक है दे दो इन्हें छुट्टी। अब असिस्टेंट का काम है DFA बनवा के लाए। ठीक हो गया। आगे समझ आ रही है? ही विल टेक फॉलो अप एक्शन बाय पुटिंग अप रिमाइंडर्स एंड विल ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न एजेंसीज। इंग्लिश से परेशान नहीं ना, मैं तुम एक्सप्लेन करी जाना। अच्छा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपने महकमे को लेटर लिखा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी होती है। मिसाल के तौर पे एक क्लर्क है, उसकी एप्लीकेशन आई ट्रांसफ़र के लिए, या उसने खुद ही एप्लीकेशन दे दी, उसने कहा जी मैं CM हाउस काम कर रहा हूँ, मुझे गवर्नर हाउस में भेज दें आप। उसमें जनरली हम ये करते हैं कि कमेंट्स के लिए लेटर लिखते हैं, यानी दोनों डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखेंगे। वो कहाँ पे काम कर रहा था? CM हाउस। जाना कहाँ जाता था? गवर्नर हाउस। हम दोनों को लेटर लिखेंगे कि जनाब ये क्लर्क जो है वो CM हाउस में काम कर रहा है, गवर्नर हाउस में जाना चाहता है। CM हाउस से पूछेंगे कि आप इसको छोड़ देंगे, और गवर्नर हाउस से पूछेंगे तुम इन्हों ले लोगे। ठीक है, तो कमेंट्स होते हैं हम रूटीन में। ठीक है, ज़्यादातर हम कमेंट्स उससे मांग लेते हैं जहाँ वो काम कर रहा होता है, क्योंकि मसला तो उन्होंने ही बनना है ना जिन्हें छड़ना है। जहाँ जाना है उसको तो बंदा आ रहा है, वो कहेगा चंगा है साढ़े को एक बंदा वादा ही है, काम करेगा। लेकिन जिसने छोड़ना होता है वो कहता है मेरा एक बंदा काम हो रहा है, तो उसको इतराज़ होता है आम रूटीन में। वो कहता है जी आम रूटीन में जनरली यही कमेंट्स आते हैं कि सब्सिट्यूट दे दे तो हम छोड़ देंगे, यानी इसको उठा ले लेकिन एक बंदा हमें दे दे। ये कमेंट्स ज़्यादातर आते हैं। अच्छा आपने लेटर लिख दिया कमेंट्स के लिए, हफ्ता हो गया लेटर का जवाब ही नहीं आया, 2 हफ्ते गुजर गए जवाब नहीं, अब क्या उसका होगा? रिमाइंडर डाला जाएगा। रिमाइंडर का मतलब है याद दहानी। आप लिखते हैं ऊपर रिमाइंडर 1, उसको बताते हैं कि जनाब इस डेट को हमने आपको ये लेटर लिखा था जिसका रिप्लाई अभी तक पेंडिंग है आपकी तरफ, आपने हमें जमा नहीं करवाया, तो मेहरबानी करके थोड़ी करना दे ताड़े जे इंगले तो जमा करा दो। ठीक है, अगर नहीं आता फिर आप थोड़े दिन बाद दूसरा रिमाइंडर, तीसरा रिमाइंडर, इस तरह कर। इसका काफ़ी लंबा आगे प्रोसेस है, हैं? नहीं अगे और हिसाब किताब होता है, वो बाद च दसांगा। वो फिर आगे DO वगैरह ये वो सारे मामला होते हैं। हाँ तो फिर मसला बन जाता है ना, वहाँ फिर जाहिर बात है। फिर आम रूटीन में हम क्या करते हैं, वो गवर्नर उसको बता देंगे जनाब CM हाउस नहीं मान रहा जी, वो तो पाकिस्तान जैसा कुछ हो जाता है, रेफरेंस होए तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता बंदा। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। अगर ये असिस्टेंट का काम है वो ध्यान रखे कि किन केसेस में हमने पहले लेटर लिखा हुआ था तो वो उसमें रिमाइंडर की ज़रूरत तो नहीं है। अगर रिमाइंडर की ज़रूरत है रिमाइंडर डाले, फिर उसको फॉलो अप भी करना है। ये नहीं कि दूसरा रिमाइंडर पा के फेस हो गया, ध्यान रखना है। रिमाइंडर डाला था, जवाब आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर दोबारा दूसरा रिमाइंडर, तीसरा रिमाइंडर, फॉलो अप करते रहना। ठीक हो गया। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, कहाँ चला गया? हाँ जी, रिमाइंडर एंड विल ऑल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न एजेंसीज। जिस महकमे को लेटर लिखा है उनसे भी फॉलो अप लेगा, फ़ोन करके पूछेगा भाई, फ़ोन करके पूछ लें या दूसरा रिमाइंडर डाल दे। ठीक हो गया। आगे लास्ट, बल्कि सेकंड लास्ट, ही विल टेक, बल्कि ये सेकंड लास्ट ही था, ये हो गया सेकंड लास्ट वाला। ही विल डू सच अदर ऑफिस वर्क एज मे बी एंट्रस्टेड टू हिम बाय द सेक्शन ऑफिसर। जो ड्यूटीज़ बताई हैं इसके अलावा कोई भी काम ऑफिसर उसके ज़िम्मे लगा दे, उसको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मेरी यही ड्यूटी है, नहीं मैं ही करना है। कोई ज़रूरत के तहत अगर फॉर एग्जांपल स्टेनो नहीं है, छुट्टी पे है, अब वो कहे कि स्टेनो का काम मेरा तो नहीं है या मेरी ड्यूटीज़ में भी नहीं है, ज़रूरत के तहत टाइप करना पड़ जाए थोड़ा सा तो उसको करना पड़ेगा अगर ऑफिसर कह देता है। ये सारों के ही तकरीबन होता है, जी जिसके ड्यूटीज़ हैं सारे ही होता है, स्टेनो क्लर्क में भी। अपने काम के अलावा ज़रूरत के मुताबिक ऑफिसर जो काम आपके ज़िम्मे लगाया आपको करना पड़ता है। ठीक हो गया। आगे ये हो गई असिस्टेंट की। लास्ट हमारी रह गई जूनियर क्लर्क की, वो अब देखते हैं। रसीट एंड डिस्पैच। अच्छा दफ्तर के अंदर जितनी डाक आती है, ये जो हम PUC बात कर रहे हैं, जितने लेटर शेटर लटरम पटरम जो भी आता है, जब आएगा दफ्तर में तो किसने रिसीव करना है? क्लर्क ने रिसीव करना है। अब जब उसके ऊपर वर्किंग हो गई तो आपने जो DFA इशू करना है, छुट्टी की एप्लीकेशन आई उसने रिसीव कर ली, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, नोटिंग हुई, अब ऑर्डर इशू हुए छुट्टी के, उसको इशू भी तो करवाना है। अब वो क्या करेगा? क्लर्क उसको इशू कराएगा। रिसीट भी उसने करना है, रिसीविंग भी उसने करनी है, और इशू भी क्लर्क ने ही करवाना होता है। ठीक है। डायरिंग अंडर ब्रैकेट है जी इसका, टू एंटर ऑल द सीट्स ऑफ द सेक्शन इन डायरी रजिस्टर।
जो भी डाक आ रही है जो वो रिसीव कर रहा है, एक डायरी रजिस्टर बना होता है, उसके अंदर वो लिखता जाता है कि ये किस डेट को कहाँ से आई है और इसका सब्जेक्ट क्या है, उसने रजिस्टर के अंदर लिखा होता है क्लर्क ने। ठीक हो गया, वहाँ से आप ट्रेस कर लेते हैं ना। एक PUC मिल नहीं रहा, आपने कहा जी 10 तारीख को जो है वो इफ्तिखार की ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन आई थी, लबो, कितों लबोगे? 50 किस्म की आई होंगी, रजिस्टर खोलोगे, आप इससे पूछोगे भी तूने कब भेजी थी एप्लीकेशन, ये कहता है मैंने 10 तारीख को भेजी थी। आप डायरी रजिस्टर खोलेंगे, फटाफट 10 तारीख में जाएंगे, उसमें जितनी लिखी होंगी सारी नज़र आ रही, उसमें से सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, बंदे का नाम लिखा होगा, पता लग जाएगा कि है, ट्रेस हो जाता है बस। अच्छा नेक्स्ट, एंड प्लेसिंग दैम इन रेलिवेंट फाइल्स और ओपन न्यू फाइल्स। अच्छा अब जो PUC आ गई है, ये 10 बंदे हैं, इनकी एस्टेब्लिशमेंट है, यानी फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है वो इन 10 बंदों को डील कर रहा है, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र डील कर रहा है। अब आप 10 बंदों की ही एप्लीकेशन आती रहेंगी ना, मिसाल दी है 10 बंदों की, बड़ी एस्टेब्लिशमेंट 50, 100, 2000 की हो, 2000 की एस्टेब्लिशमेंट है, तो उन 2000 बंदों के मैटर इसी सेक्शन ने डील करने हैं ना, उसकी जॉब की भी एप्लीकेशन, छुट्टी की एप्लीकेशन, रिटायरमेंट एप्लीकेशन, सब कुछ आपके पास आ रहा है। अब उसको क्या मैंने बोला था, एंड प्लेसिंग दैम, हाँ उसको उसकी जो रेलिवेंट फाइल है उसमें प्लेस करना होता है। फॉर एग्जांपल इफ्तिखार की एप्लीकेशन आई है तो वो किसी भी फाइल में तो नहीं ना लग जानी, हर बंदे की एक पर्सनल फाइल बनी होती है सेक्शन के अंदर। जब बंदा भर्ती होता है ना, इधर देखो मैंने आपको बताया न्यू फाइल भी ओपन करता है, जैसे अभी ये नए असिस्टेंट भर्ती हो गए हैं 57 SNGD में भर्ती हुए, जैसे ही वो आए हमने उसकी 57 फाइलें तैयार करवा ली, हर बंदे की पर्सनल फाइल, उसके बाहर उसका नाम लिखा होता है, उस फाइल को एक नंबर दे दिया जाता है, उसको कहते हैं आपकी पर्सनल फाइल है। ये आपके रिलेटेड जो भी केस आएगा वो आपकी एप्लीकेशन किस में जाएगी, आपकी पर्सनल फाइल में। ऐसा नहीं है कि इफ्तिखार की जो पर्सनल लेटर है वो उसामा की फाइल में जा रहा है, उसामा का जो है वो इधर शहजाद की फाइल में जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस बंदे की एप्लीकेशन है उसी ही फाइल में जाएगी, ठीक है ना। वो उन्होंने बनाए होते हैं, क्लर्कों ने एक्स बनाए होते हैं, इसमें फाइलें सारी रखी थी, वो ढूंढेगा इसका नंबर कौन सा था बंदे का पर्सनल फाइल का, उसकी फाइल में इसको प्लेस करेगा, किसका काम है, क्लर्क का काम है। ठीक हो गया। न्यू फाइल खोलनी है, न्यू खोले, जैसे नए भर्ती हो कहते हैं, और जो पुराने केस चल रहे हैं वो पुरानी फाइलों में लगा देगा उसको। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स रिलेटिंग टू ऑफिस फाइल्स, रिकॉर्ड फाइल्स, डिस्ट्रॉयड फाइल्स एंड मूवमेंट रजिस्टर। अच्छा जो सी रजिस्टर मेंटेन करेगा सारे जो भी उसने बनाए हुए हैं, ठीक है ना, रिलेटिंग टू ऑफिस फाइल्स, ऑफिस की जो सी फाइलें हैं ना। अच्छा ये तो मैंने बताया जो लेटर आ रहे हैं उसका भी रजिस्टर है, अब जो ऑफिस में फाइलें पड़ी हुई हैं उनका भी रजिस्टर है। 10 बंदों की फाइलें हैं, वो एक रजिस्टर बना हुआ है, उसमें उसका फाइल नंबर सबका लिखा है, वहाँ से वो ट्रेस करेगा इसकी कौन सी फाइल है। ठीक हो गया। एंड प्लेसिंग देम ऑन रेलिवेंट फाइल्स, ये भी हो गया, बल्कि ये ऊपर वाला पोर्शन है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिलेटिंग टू ऑफिस फाइल्स, रिकॉर्ड फाइल्स, फाइल्स को रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद डिस्ट्रॉयड फाइल्स। अच्छा जो फाइलें पुरानी हो गई हैं इसकी भी एक लिमिट होती है, रूल्स में लिखी हुई है कि 10 साल या 15 साल पुरानी फाइल होती है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना है, या कोई फाइल ख़राब हो गई है इसको किस ये डिस्ट्रॉय करना का, नई फाइल भी उसने बनानी है और उसको डिस्ट्रॉय भी उसी ने करना है। एंड मूवमेंट रजिस्टर शोइंग द वेयर अबाउट्स ऑफ द फाइल्स रिसीव्ड इन और सेंट आउट ऑफ द सेक्शन। अच्छा कोई फ़ाइल ऑफिस में आ रही है और एक फ़ाइल ऑफिस से जा रही है, उसका भी मूवमेंट रजिस्टर होता है। आपकी एप्लीकेशन आई छुट्टी की, ठीक हो गया, इफ्तिखार की एप्लीकेशन आ गई, उसको हमने इफ्तिखार की फ़ाइल के अंदर डील कर दिया, नोटिंग कर दी, इफ्तिखार की फ़ाइल के ऊपर नोटिंग हो गई है, वो पूरी फ़ाइल उसी तरह, ये नहीं होता कि लेटर सिर्फ, वो पूरी फ़ाइल जाती है डिप्टी सेक्रेटरी को अप्रूवल लेने के लिए भेजते हैं ना ऊपर। इफ्तिखार की फ़ाइल के अंदर सारा डील होने के बाद इफ्तिखार की फ़ाइल के ऊपर ये नोटिंग होगी, नोटिंग रख के उसको फ्लैपर बांधेंगे, ये पूरी फ़ाइल जाएगी डिप्टी सेक्रेटरी के पास। ये फ़ाइल जब जाने लगेगी क्लर्क इसको रजिस्टर में लिखेगा कि इस बंदे की फ़ाइल है, ये सब्जेक्ट है एप्लीकेशन का, ये डेट है और किसको जा रही है, डिप्टी सेक्रेटरी को जा रही है, डिप्टी सेक्रेटरी को चली गई। अच्छा वहाँ से चली गई, अब वहाँ से अप्रूवल के बाद वापस आई, अब वो इधर से काटेगा रजिस्टर से, इधर से काटेगा, ये आ गई है मेरे पास, नीचे रिसीविंग डाल देगा कि ये इस डेट को मेरे पास रिसीव हो गई है। अब कोई आए इफ्तिखार अपना फ़ाइल पता करने के लिए कहाँ है, अब मैं इसको बताऊँ कि तेरी फाइल तो ऊपर है, ये ऊपर से पता करे, वो कह रहे नीचे है, तो कैसे पता लगेगा, घपला हो गया। अब वो रजिस्टर बताएगा कि किस डेट को ऊपर गई थी, फाइल आई है कि नहीं आई, कहाँ है फाइल, मूवमेंट रजिस्टर, वो फाइल की मूवमेंट बताएगा कि फ़ाइल आपके दफ्तर में है, डिप्टी सेक्रेटरी के दफ्तर में है, सेक्रेटरी। अच्छा हर दफ्तर ने अपनी फाइल मूवमेंट फाइल बनाई होती है। एसओ ने डिप्टी सेक्रेटरी को भेजी, डीएस के पास गई, वहाँ पे जो क्लर्क बैठा होगा उसकी भी मूवमेंट फाइल होगी, मूवमेंट रजिस्टर होगा, वो अपने रजिस्टर में लिखेगा कि इफ्तिखार की फ़ाइल मुझे इस डेट को रिसीव हुई है। अच्छा उसने आगे एडिशनल सेक्रेटरी को भेजी, उसने अपनी फाइल में लिख लिया कि मैंने एडिशनल सेक्रेटरी को भेजी, एडिशनल सेक्रेटरी के क्लर्क ने लिख लिया मेरे पास आ गई। अब जब वापस जाएगी फिर इसी तरह वापस आएगी, एएस का क्लर्क वापस भेजेगा डीएस को, अपने रजिस्टर से काट के डीएस वाला रिसीव कर लेगा, फिर डीएस से ख़त्म होगी, फिर एसओ के क्लर्क के पास आएगी, एसओ अपने फाइल में। ये सारा मूवमेंट रजिस्टर हर दफ्तर में होता है, जो फाइल की मूवमेंट बताता है, फाइल ऊपर जा रही है, नीचे है, कहाँ पे पड़ी हुई है फाइल, आपने ट्रेस करनी है, आपका रजिस्टर बोलेगा। एवी ना आप ढूंढते रहो फाइलें कहाँ है, ये इस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग होती है, उन्हें रिकॉर्ड अपना सारा मेंटेन किया होता है, ठीक है ना। ये समझ आ गया पॉइंट।
रिकॉर्ड कीपिंग, वो भी मैंने आपको रिकॉर्ड सारा उसने जो है वो मेंटेन करना होता है। अच्छा, प्रेपरेशन ऑफ पे बिल्स, टीए डीए बिल्स वगैरह, ये अगर किसी अकाउंट ब्रांच में एक लड़का है, ये उसकी ड्यूटीज़ होती है, वहाँ पे सारे बिल डील करने होते हैं ना, आपके सैलरी। अब जैसे एक स्टेनो भर्ती होता है तो उसको सैलरी कौन बनाता है? अकाउंट्स ब्रांच वाले बनाते हैं। वहाँ जो क्लर्क बैठा होता है उसने बिल वगैरह सारे तैयार करने होते हैं। आपकी पे स्लिप वगैरह, छुट्टियाँ हो जाती हैं तो उसका अलाउंस काटना, जो भी सारा अकाउंट से रिलेटेड मैटर होंगे वो डील करेगा वो, ठीक है ना। आगे, हैंडलिंग ऑफ कैश इफ़ पोस्टेड एज कैशियर। कुछ क्लर्क होते हैं जिनको हर महकमे में एक कैशियर होता है। कैशियर का काम क्या होता है? लेन देन, सारा पैसे वाला काम जरा होता है वो इसने डील करना था कैशियर। आगे समझ आओ अपनी गल। कैशियर का काम होता है सारा, जितना ऑफिसर को कोई चीज़ चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, डस्टबिन चाहिए आपको, आपके पेंसिल ख़त्म हो गया, रबड़ ख़त्म हो गया, बॉल पॉइंट ख़त्म हो गया, जितनी सारी लेन देन का काम है वो कैशियर का काम है। आप कैशियर को लिख के भेजेंगे हमारी ये चीज़ ख़त्म हो गई, कैशियर आपको प्रोवाइड करेगा। वो केयर टेकर वही होते हैं, कैशियर के साथ, केयर टेकर के साथ ही कैशियर बैठा था समझ लो। बाद का दोनों ही क्लर्क ने केयर टेकर भी ला देने, वो सारा हिसाब का एक ही होता है सवारी से हाँ सारी सीधी सी बात है भाई। कैशियर बड़ी बड़ी बला होती है, कैशियर सेक्रेटरी होता है उसने सेक्रेटरी को पूरा करके देना, जितों मर्जी पूरा करके देवे, वो पूरा किधरों करेगा, तुम आप ही समझ जाओ आगे आ गया लास्ट, स्टेशनरी, इंडेंटिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैंने आपको चीज़ें, स्टेशनरी का सारा काम जो है वो एक होती है, एक फॉर्म सा बना होता है, उसमें वो लिख लेता है कि इतना वो है, वो क्या कहते हैं उसको, पेंसिलें चाहिए इतने हमें, जिस वो पूरे ऑफिस से ना पूछ लेता है, क्लर्क से पूछ लेगा, वो स्टेनो से पूछ लेगा, असिस्टेंट से, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक फॉर्म होता है उसमें लिख देगा इतने हमें बॉल पॉइंट चाहिए, इतने हमें जो वो टिशू बॉक्सेस चाहिए, इतने साबुन चाहिए, इतने जो है बर्तन चाहिए, सारा कुछ वो उसमें लिख के भिजवा देता है। उसके बाद जो उसके पास आएंगी वो सारा उसको जो है ना सॉर्टिंग करेगा उसकी, किसको कौन कौन सी चीज़ चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारी, वो क्लर्क का काम होता है, ठीक है ना। सारी स्टेशनरी मंगवाना, उसको सॉर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना क्लर्क का काम होता है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में वो पूछने, एक एक करके पहले